उपचुनाव से जुड़ी 5 बड़ी खबर सबसे पहले बता देते हैं। पहली बड़ी खबर क्या आ रही है, क्योंकि आज काउंटिंग हो रही है सभी 13 सीटों पर, जहां पर 10 तारीख को उपचुनाव हुए विधानसभा उपचुनाव। बंगाल से खबर यह कि बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे है। दूसरी बड़ी खबर क्या है, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तीसरी खबर, हिमाचल की तीनों सीट पर कांग्रेस आगे है। चौथी बड़ी खबर, 13 में से 11 सीट पर इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे। और 5वीं बड़ी खबर, सिर्फ बिहार और एमपी में एनडीए इस वक्त आगे चल रही है, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो जैसा हमने आपको कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन आज के नतीजों में बड़ी परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के वोटिंग हुई थी, चुनाव हुआ था इन सभी 13 विधानसभा सीटों पर, और आज नतीजे सामने आ रहे हैं। अभी तक के क्या रुझान निकल कर आ रहा है, अभी तक क्या देखने को मिल रहा है, वो सब कुछ आपको हम बता रहे हैं। 13 में से 11 सीटें ऐसी जहां पर इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे, यानी कि एनडीए के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, मतगणना जारी है, और जिसके मुताबिक तीसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल की 3 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। और पटना से रूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से हमारे साथ शुभम गुप्ता जुड़ रहे हैं, कोलकाता से रवि दत्ता जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। चर्चा के लिए शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ स्वयं पुरोहित साहब जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आकाश जाधव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सबसे पहले रूपेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। बिहार की रुपौली सीट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्या इस वक्त बिहार में कौन आगे चल रहा है? देखिए, 4 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और चौथे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं कलाधर मंडल, वो लगभग 5000 से ज़्यादा मतों से वो आगे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की जो बात है, सन 2000 से जो वहाँ का प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं बीमा भारती ना सिर्फ पीछे हैं बल्कि वो तीसरे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर जो निर्दलीय शंकर सिंह हैं वो हैं, और बीमा भारती का तीसरे स्थान पर रहना ये अपने आप में एक बड़े राजनीतिक संकेत हैं, क्योंकि 2000 से लेकर अब तक वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ी, निर्दलीय भी जीती, नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार वो विधायक रही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया और आरजेडी का दामन थामा उन्होंने, और आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद फिर आरजेडी ने रुपौली विधानसभा से उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। वो सीट जेडीयू की है। अगर जेडीयू ने जो चौथे राउंड तक अपनी जो बढ़त बना रखी है, अगर 12वें राउंड तक ये बढ़त अगर बरकरार रहती है तो ये कहा जा सकता है कि जेडीयू ने अपनी सीट बरकरार रखी है। लेकिन बीमा भारती के हारने के मतलब है जिसको समर्थन पप्पू यादव ने किया। पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर रुपौली विधानसभा सीट है जहां पप्पू यादव के समर्थन के बावजूद बीमा भारती नहीं हारती हैं। इस हार को क्या तेजस्वी यादव अभी भी उस इलाके में अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं, और दोनों के प्रतिष्ठा का सवाल है। तेजस्वी यादव ने भी वहाँ पर रैली की, नीतीश कुमार ने रैली की, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने रैली की, चिराग पासवान, मांझी, यानी कि एनडीए और इंडिया दोनों ने एक सीट को अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसे क्वार्टर फाइनल माना जा रहा है। क्वार्टर फाइनल इसलिए क्योंकि इसके बाद 3 सीटों पर जो 3 बिहार के विधायक, जिसमें जीतन राम मांझी, सुधाकर सिंह और सुदामा सिंह शामिल हैं, ये 3 विधायक सांसद बने हैं। इन 3 सीटों पर भी चुनाव होंगे, तो आगे उसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि फाइनल चुनाव 2025 में होंगे। एक सीट रुपौली को लेकर के जो राजनीतिक मायने मतलब निकाले जाएंगे। अभी से आरजेडी के लोग थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि वो सीट जेडीयू की है, लिहाजा अगर जेडीयू वहां बढ़त बनाई हुई है तो वो जेडीयू की सीट है, जेडीयू के पास रह जाएगी। लेकिन जेडीयू की सीट अगर बीमा भारती से निकल करके और वो जेडीयू के पास आती है, ये बड़ा मतलब है। पप्पू यादव जो वहां के सांसद हैं, निर्दलीय उनका उतना प्रभाव था कि वो निर्दलीय चुनाव जीत गए, उनके समर्थन बिल्कुल। तो बीमा भारती जिन्होंने जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था, इससे पहले पूर्णिया में चुनाव लड़ा लोकसभा का, वहां पर उन्हें झटका लगा था, हार मिली थी, और अब यहां से भी वो पीछे चल रही हैं, जो रुपौली सीट है जहां पर आज काउंटिंग हो रही है। इस बीच हिमाचल की हम बात करते हैं। हिमाचल में तीनों सीटों पर अगर बात करें तो कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। हिमाचल में सीएम सुक्खू की पत्नी
6000 वोट से इस वक्त आगे है। जो जानकारी सामने आ रही है, देहरा सीट है जहां से सीएम सुक्खू की पत्नी 6000 वोट से आगे है। और मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं। देखिए, बिल्कुल उलट नजर आ रहा है मोहित, जो इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव का नतीजा देखा, जहां पर जो फैसला था वो बीजेपी के पक्ष में गया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस के पक्ष में उपचुनाव के नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए तीनों सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है और सिर्फ हमीरपुर की सीट पर नेक टू नेक फाइट चल रही है, लेकिन वहां पर भी माना जा रहा है कि जो एज है वो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख दांव पर लगी थी। उनकी पत्नी देहरा से चुनाव मैदान में उनको उतारा था आला कमान ने, और वो लीड कर रही हैं। 6000 की एक बड़ी लीड अब तक उन्होंने हासिल कर ली है और अभी भी कुछ राउंड्स की गिनती वहां पर बाकी है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बड़ी राहत की खबर है कि वो अपनी पत्नी की जो सीट है वो उसको कांग्रेस के खाते में लाने में कामयाब रहे हैं और उनकी साख का प्रश्न ये बन गई थी सीट। इसके अलावा भी कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात है कि अन्य 2 सीटों पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि ये जो नतीजे आने थे इससे ऐसा नहीं था कि अगर बीजेपी ये तीनों सीटें जीत भी जाती तो किसी भी तरह से कोई विधानसभा में संख्या में कोई बड़ा उलटफेर आ जाना था या सरकार गिरने की स्थिति बन जानी थी। लेकिन फिर भी इस उपचुनाव को सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए प्रतिष्ठा का सवाल मानकर देखा जा रहा था और तीनों सीट पर इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है और खुद उनकी पत्नी भी लीड कर रही है। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, बड़ी जानकारी मोहित हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमीरपुर सीट से जो है एक एज मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कौन आगे निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और राज्य जहां पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल। मोहित आएंगे आपके पास, पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। ये 4 सीटें हैं, रायगंज, राणाघाट, मनिकतला से टीएमसी आगे चल रही है। इसके अलावा बगदा सीट से भी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। और हमारे साथ हैं इस वक्त, सीधे बंगाल से जुड़े हैं रवि। ये पहले 3 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन उपचुनाव हुए। अब जो जानकारी मिल रही है कि टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है। रवि, देखिए, सिर्फ 4 सीटें पे आगे नहीं चल रहा है। जो हो रहा है यहाँ पे वो देखा जा रहा है कि 4 सीट जो है उसमें भारी जो मार्जिन है वो काफ़ी है। करीब 10-15 हज़ार आगे से मार्जिन से चल रहे 3rd राउंड 4th राउंड में। तो ये जब आखिरी राउंड में ये पहुँचेगा वो बहुत बड़ी एक व्यवधान हो जाएंगे। तो ये ज़रूर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए एक लॉस है। इसका कारण ये है कि कृष्ण कल्याणी बोलिए या तो बाकी का जो 3 सीट्स बोलिए, रायगंज में कृष्ण कल्याणी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में जीते थे, वहाँ पे वो लड़े थे, वहाँ पे वो हार गए थे। उसके बाद अब विधानसभा वो लड़ रहे हैं। मानिकतला जो कि साधन पांडे का डेथ हो गया था, राज्य के मंत्री थे, उनका पत्नी वहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ से जीत रहे हैं। शांतनु ठाकुर के खिलाफ उनकी बहन लड़ रहे हैं, जो कि ममता बाला ठाकुर राज्यसभा के सांसद है, उनका बेटी है, वो लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। बागदा में भी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रहे हैं। तो ये सारे सीट्स ये जाहिर करता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो पकड़ है वो मजबूत है और बीजेपी को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि उनका जो विधायक संख्या है वो कहीं पे घट रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए रविशंकर। तो जो 4 सीट है यहां पर टीएमसी आगे चल रही है, जहां पश्चिम बंगाल में उपचुनाव है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है एमपी की अमरवाड़ा सीट से, जहां पर इससे पहले बीजेपी आगे बताई जा रही थी, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस आगे हो गई है। कांग्रेस के धीरन शाह इनफाती आगे चल रहे हैं बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी प्रत्याशी राजा कमलेश प्रताप सिंह इस वक्त पीछे हो गए हैं। हालांकि इससे पहले जो काउंटिंग हो रही थी तब उस दौरान जैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बाद से लगातार बीजेपी यहां पर कांग्रेस से आगे चल रही थी, जो खबर आ रही थी। लेकिन अब यह खबर है कि अमरवाड़ा सीट जो है एमपी की एक सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ था, यहां से अब कांग्रेस ट्रेल कर रही है, कांग्रेस आगे हो गई है बीजेपी से। शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल से। शुभम, हमने देखा लोकसभा में एकमात्र जो सीट थी कांग्रेस की छिंदवाड़ा, वहां पर कैसे बीजेपी ने पटखनी थी। क्या अमरवाड़ा सीट जहां से इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, और अगर ये जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है नतीजों में तब्दील हो जाता है सब कुछ, तो क्या यह संजीवनी के तौर पर काम करने वाला है मध्य प्रदेश में? देखिए, जो नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बने जीतू पटवारी, उन्हें अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। और
जो जिक्र आप कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट थी जो 2014 और 2019 में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, 2024 के चुनाव में जीती। मगर 2023 के चुनाव में छिंदवाड़ा जिले की जो 8 विधानसभा थी वो कांग्रेस नहीं जीती थी। और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की बीजेपी ने सेंध लगाई, क्योंकि यही कमलेश शाह जो कांग्रेस के विधायक थे बीजेपी में शामिल हुए और अब यहीं पर उपचुनाव हो रहा है। एक मेयर जो छिंदवाड़ा के थे वो शामिल हुए। अब टक्कर का मुकाबला है। आप देखिए कि कुल 20 राउंड होना है नतीजों के लिए। 5 राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी आगे थे और आगे के 3 राउंड में 2500 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और किस तरह की ताकत झोंकी है दोनों ही पार्टियों ने। 35 स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतारे, 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस ने उतारे। कमलनाथ, मुख्यमंत्री मोहन यादव 5 से 6 बार छिंदवाड़ा गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा या कांग्रेस के दोनों पार्टियों के जो भी दिग्गज नेता हैं दोनों ही इस सीट पर प्रचार प्रसार के लिए गए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर नतीजों में तब्दील होता है तो बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी 230 में से 163 सीटें जीतती है। लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो ऐसे में अगर इस उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलती है तो ये उसके लिए वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और बड़ी बात तो ये भी होगी कि जो कमलनाथ है उनकी साख पर भी सवाल है। तो ऐसे में बड़ी देखना होगा कि यहाँ पर जीत किसकी होती है। और 13 में से 12 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिर्फ बिहार की रुपौली सीट पर एनडीए आगे है। बंगाल, हिमाचल, उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तमिलनाडु की सीट पर डीएमके आगे। हालांकि बंगाल में टीएमसी इंडिया में शामिल नहीं है लेकिन एनडीए के खिलाफ है। और बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रहा है। तो ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और शिवम, मैं आपके पास आ रही हूं। ये एक बड़ा उलटफेर है जो कि उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये उपचुनाव हुए। आने वाले टाइम पे विधानसभा चुनाव भी है। एक तरह से लिटमस टेस्ट है ये। बिल्कुल निधि जी, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी बहुत शुरुआत है। जिस तरीके के अभी कहीं ज्यादातर रिपोर्टर्स ने आपके बात करी तो 1 या 2 रिपोर्टर को अगर हम छोड़ दें तो कहीं पर 3 राउंड्स की गिनती हुई है, कहीं पर 4 राउंड्स की गिनती हुई है। और मार्जिन्स की भी अगर हम बात करें तो अभी कई सीटों पर आपने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस आगे चल रहा था, फिर उसके बाद इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। मैं मानता हूं थोड़े से समय की और आवश्यकता है। 1-1.25 घंटे बाद जब यही नतीजे स्टैब्लिश होंगे तो आप देखेंगे कि चीजें जो है बदली हुई होंगी और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। ठीक है, आपको उम्मीद है कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे अभी और जब राउंड्स की गिनती आगे बढ़ेगी। इस बीच आकाश यादव हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े। आकाश यादव जी, 13 में से 12 सीटें ऐसी जहां पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार आ गए, कैसे आप देख पा रहे हैं अभी तक के जो रुझान, जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये रुझान है जनरली जो बाय इलेक्शंस होते हैं। करुणा जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है आकाश जी। तो बाय इलेक्शंस के अंदर जो राज्य सरकारें होती है उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है और रुझानों में वही दिखता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया अलायंस लीड कर रही है। अभी ये शुरुआती रुझान है। नतीजे में जब तब्दील होंगे तो जरूर एक एंटी मोदी वेव इस देश में थी, लोकसभा में थी, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रही है। वो कैसी रही है कि उत्तराखंड में जहाँ भाजपा की सरकार है वहां पे बद्रीनाथ हो, मैंगलोर हो, इस पे शुरुआती जो ये थी उससे कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में आप बता रहे हैं कि धीरेन्द्र शाह लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बुनियादी ये रहे हैं चुनाव, ये आगे के नतीजे दर्शाते हैं। और मोदी सरकार का जो मैंडेट रहा है, जो पिछले लोकसभा में उनके खिलाफ का जो एक मैंडेट था, उसको ये शिक्कामोर्तब कर। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ स्वयं पुरोहित साहब भी हैं। आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव भी हुए। स्वयं पुरोहित साहब, अगर 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मैं आऊंगी स्वयं साहब आपके पास। पंजाब से इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जालंधर वेस्ट सीट से आपके मोहिंदर भगत जीते हैं। मुकाबला यहाँ पर भी बड़ा था और 37,000 वोट से जीते हैं। जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, 37,000 वोट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हो गई है। ये बात निकलकर सामने है। जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। 37,000 वोटों से जीतते हुए दिख रहे हैं मोहिंदर भगत। मोहित और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, बड़ा अपडेट है ये। हालांकि कांग्रेस भी सामने था, कांग्रेस का कैंडिडेट भी सामने था, आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है।
देखिए, बहुकोणीय मुकाबला था इस सीट के ऊपर और इस सीट को सीएम भगवंत मान ने अपनी साख का सवाल बना लिया था। करीब 1.5 महीने पहले ही वो वहां पर शिफ्ट हो गए थे। जालंधर वेस्ट इलाके में उन्होंने अपना एक मकान किराए पर ले लिया था, अपने परिवार के साथ वहीं डेरा डाला हुआ था और लगातार चुनाव प्रचार की पूरी कमान भगवंत मान ने अपने हाथ में ही संभाली हुई थी और इसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दिया। सुबह से ही लगातार पहले राउंड के बाद से ही वो लीड कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर बीजेपी भी टक्कर देने का प्रयास कर रही थी, कांग्रेस भी टक्कर दे रही थी, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में थी, लेकिन एक तरफा जीत मिली है इस बहुकोणीय मुकाबले में, तो इसको बड़ी जीत कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली थी पंजाब की 13 सीटों में से, तो एक तरह से आम आदमी पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पर थी, लेकिन इस जीत से माना जा रहा है कि एक बार फिर से पार्टी ने अपना दमखम दिखाने का प्रयास किया है और सीएम भगवंत मान ने जो पूरी मेहनत की है चुनाव प्रचार को लेकर, उसका ये उसकी वजह से माना जा रहा है कि इतनी बड़ी जीत पार्टी को जालंधर वेस्ट में मिली है। ठीक है, तो ये जालंधर वेस्ट का आपको हमने बताया, आम आदमी पार्टी को 37,000 से ज्यादा वोट है, 37,325 वोटों से जीत मिले। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीर आपके सामने, और यहां से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीते हैं जालंधर वेस्ट सीट से। आम आदमी पार्टी को जीत जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत जीते और देखिए कैसे एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। 37,325 वोट से जीत हासिल हुई और खुद अगर बात करें सीएम भगवंत मान की, तो जैसा हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने बताया कि साख का सवाल खुद बना लिया था पंजाब के सीएम ने। बहुकोणीय मुकाबला था और ऐसे हालात में ये जीत बहुत अहम हो जाती है। स्वयं पुरोहित इस वक्त हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़े हैं। स्वयं पुरोहित जी, क्योंकि जीत की खबर आ रही है, इस खबर को जोड़ते हुए आपसे सवाल पूछूंगा कि एक जीत आम आदमी पार्टी की हो गई है, कुल मिलाकर अगर इंडिया अलायंस की बात करें वो एनडीए पर भारी है। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, वो 4 सीटें जिनमें से 3 पर तो बीजेपी से पहले जीती थी। क्या रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, रिफ्लेक्ट ऐसा है कि ये देश की जो जनता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपना मैंडेट क्लियर दे दिया है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार का नारा दिया था उसको नकार दिया है जनता ने। नरेंद्र मोदी जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, किसी भी चीज पर उनका नियंत्रण नहीं है, खाली झूठे ढकोसले, झूठी बातें ये करके देश की जनता को पिछले 10-11 साल से गुमराह कर रहे हैं। तो देश की पढ़ी लिखी जनता है, उन्हें बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट मांगना चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर। तो ये सब मुद्दों को जनता ने नकार दिया है। देश की जो पढ़ी लिखी जनता है वो सब समझती है कि आने वाले समय में उनको अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो संविधान को बचाना है, संविधान की रक्षा करने के लिए ये वोटिंग होती है और पूरा देश जान रहा है कि ये सरकार जाने वाली है, ये बैसाखियों के सहारे टिकी हुई सरकार है। चाहे एक तरफ नीतीश कुमार हो, एक तरफ आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हो, उन 2 बैसाखियों पे टिकी हुई ये सरकार है। तो इनकी अब इनके जो दमखम वाली बात थी, जो बड़ी बड़ी डींगे हाथते थे, वो खत्म हो चुकी है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पश्चिम बंगाल में एक सीट है मानिक तल्ला, हमारे पिछले जी ठीक है पुरोहित साहब, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं। रामकृपाल जी भी हमारे साथ हैं। आपने बड़ी बात कही और 13 सीटों में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। रामकृपाल सिंह, स्वयं जी का कहना यह है, रामकृपाल जी, कि जनता बहुत कनेक्ट करती है, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, जनता किस आधार पर देखती है, मुद्दे अलग होते हैं, समीकरण अलग होते हैं। आपको क्या लग रहा है इन चुनावों में, उपचुनावों में? निधि जी, पहली बात तो यह है कि जो अब तक का सीन है उसको लेकर के कह सकते हैं हम कि ये कांग्रेस के लिए एक तरह से या इंडिया अलायंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है या उसके संकेत मिल रहे हैं। और बीजेपी के लिए जरूर ये सोचनीय वो समय है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो अभी पार्टियों के प्रवक्ता कांग्रेस के और जो कह रहे थे, मेरा कहना है कि आप अगर जीत रहे हैं तो कम से कम इस बात को लोकसभा के चुनाव से मत जोड़िए, कभी भी नहीं। अतीत के मैं कितने उदाहरण आपको दे दूं। राजीव गांधी जी 85 में 400 सीटें लेकर के 84-85 में आए थे और कर्नाटक का चुनाव 100 दिन के अंदर हुआ। वहां पर जिस कर्नाटक की जनता ने राजीव गांधी को सारी सीटें दे दी थी, उसी कर्नाटक की जनता ने जब राज्य का सवाल आया तो रामकृष्ण हेगड़े की जनता पार्टी को चुना। देखिए, विधानसभाओं के चुनाव
जब विधानसभा का आम चुनाव लोकसभा के आम चुनाव की तरह नहीं होता है, तो ये उपचुनाव को आप लोग इसका नतीजा केंद्र पर मत ले जाइए। हाँ, आप जीत रहे हैं। मैं एक और उदाहरण बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2019 के पहले 3 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, याद होगा आप लोगों को, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, और तीनों में बीजेपी हार गई थी। और सारा अपोजिशन करना शुरू किया, अब तो मोदी जी खत्म, मोदी जी खत्म। और जब 2019 का रिजल्ट आया तो पता चला 14 से भी आगे मोदी जी आ गए। तो मेरा इतना ही कहना है कि आज की तारीख में जो संकेत आ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है, वो जेडीयू के लिए चिंता की बात नहीं है। जेडीयू बिहार में बढ़ रही है और टीडीपी का कोई साख्ताओं पे नहीं है। तो ये पर्टिकुलरली एनडीए में बीजेपी के लिए निश्चित रूप से होगी, बीजेपी सोचेगी। लेकिन बाई इलेक्शंस को लेकर के ये मान लेना कि मोदी जो मैंडेट पाके जीते हैं वो नकली है, फलाना है, मेरा कहना इतना अभी एनालिसिस मत कीजिए। जरा आप ही की पार्टी हारी है, राजीव गांधी को 400 सीट मिलने के बाद भी वो पार्टी हार गई कर्नाटक में 100 दिन के भीतर। तो माफ कीजिए, इस तरह की चीजों को तुलना नहीं की जाती। ठीक है, हमारे साथ शिवम त्यागी भी है बीजेपी से। शिवम, ये जो बात है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अभी तक जो रुझान और जब नतीजे भी आ गए, जालंधर वेस्ट का तो नतीजा आ गया है, क्या ये वाकई में अब बीजेपी के लिए चिंता का विषय है? और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश यादव की तरफ से कहा गया, इसे एंटी मोदी वेव से जोड़कर वो देख रहे हैं, क्या ये जोड़ना ठीक है या फिर बेहद ही लोकलाइज मुद्दे होते हैं जिन पर लड़ा गया इस विधानसभा उपचुनाव को और वहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है? अब ये हंसने वाला विषय हो जाएगा कि इस चुनाव को जो है एंटी मोदी वेव की तरह देखा जाए। जब मोदी से मिलकर सारे लड़ रहे थे अभी से 2 महीने पहले, तब तो अगर बच्चे स्कूल क्लास में 35 थे तो 34 के नंबर मिला के तो 35वें के बराबर नहीं थे, सारे मिला के तो मोदी जी के बराबर नहीं आए। और ये मोदी जी के एंटी जो है ये रिजल्ट आया, इसका कोई तर्क नहीं है, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पूर्ण नतीजे आने के बाद अगर भाजपा को कम सीटें मिलती हैं उस पर भी इवैल्यूएशन होगा, लेकिन इतना तय है कि अभी बहुत शुरुआत है और बैठकर जो है सारी चीजों को आगे जब इसका नतीजा आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप इनको कहें कि इनसे विधानसभा चुनाव प्रभावित होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव के नजर से इसको देखा जा सकता है, वो पूरे तरीके से गलत है। हाँ, एक चीज जरूर है कि लगातार ऐसा हुआ भी है कि चाहे वो बड़े चुनाव, उससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि हम जो है उपचुनाव जीते भी हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम उपचुनाव हारे भी हैं। 2019 के पहले हम उपचुनाव जीते थे, लेकिन 2017 के पहले उपचुनाव हम हार गए थे। अब इस बार की अगर हम बात करें तो 2024 के पहले हम विधानसभा 5 राज्यों में से 3 जीत गए थे, लेकिन अगर हम बात करें 2019 की तो उन्हीं राज्यों में हम हार गए थे। मैं एक चीज ऐसा मानता हूं, विधानसभा चुनाव भी तो है शिवम, तो तैयारी तो इसी से ही पता लगती है। नहीं, तैयारी तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि 2019 में जब हम 3 राज्य हारे थे लोग विधानसभा के, तो क्या लोकसभा से पहले हमारी तैयारी नहीं थी? लेकिन प्रचंड बहुमत हमें 2019 में मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, ये चुनाव है, इनका बिल्कुल बेशक महत्व है और सीट टू सीट अलग अलग मुद्दों पर जो चीजें हैं वो वेरी करती हैं, लेकिन अंततः जब आप किसी राज्य का विधानसभा चुनाव पूर्ण रूप से देखते हैं या फिर लोकसभा का, तो वो पूरे तरीके से उसकी जो एजेंडाज हैं, उसकी जो चीजें हैं, उसका जो गुणागणित है, वो सब बाय डिफॉल्ट ही बदल जाता है। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी, आपके पिछली बार ऑडियो में कुछ गड़बड़ था, अब आप पूरी अपनी बात रखिए, क्योंकि बीजेपी ये साफ तौर पर ये कह रही है कि मुद्दे भी अलग होते हैं और ये लोकसभा चुनाव हो गया, जनता ने पसंद किया तभी एनडीए को बहुमत मिला है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का क्या टेक है इस पर? लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है, सवाल तो आप पे भी है। अगर देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, पिछली बार से 63 सीटें कम आई है। पिछली बार 303 सीटें थी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। गठबंधन के साथी भी बड़े हैं इनके, उसके बावजूद दूसरी पार्टियों को तोड़ा है। महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, दूसरे प्रदेशों में क्या किया, विपक्षी पार्टियों के साथ में क्या किया। असल में फेडरल स्ट्रक्चर को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में एक सीट है मानिक चल्ला, पिछले कुछ दशकों से साधन जी पांडे वो जनसेवा करते हुए वहां पे लगातार जीतते आ रहे हैं। उनके स्वर्गवास के बाद में वो सीट खाली थी, वहां पे चुनाव हुआ, उपचुनाव। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है कल्याण चौबे, जो फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, वो अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता को घूस देने के लिए फोन कर रहे हैं, ऑडियो वायरल होता है जिसके अंदर में बात कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में हमें सपोर्ट करिए, हम आपको देख लेंगे, सेंट्रल में कुछ पोजीशन दे देंगे। आप इस काम में लोकतंत्र की हत्या करने तो आप
है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा है? ऐसा वीडियो कल्याण चौबे का, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उनसे पूछिए कि कल्याण चौबे ने चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया, विपक्षी पार्टी के नेताओं से प्रलोभन दे करके जवाब ले ठीक है। शिवम बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ठीक है कि जहां नहीं जीतती है बीजेपी वहां फिर दूसरे बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश करती। मैं बोल लेता हूँ। एक तो स्वयं पुरोहित जी जैसे ही कुछ झूठ बोल स्वयं पुरोहित जी जैसे ही कुछ झूठ बोलना शुरू करते हैं उनकी आवाज चली जाती है। आखिर की जो सारी लाइनें हैं उन्होंने झूठ बोली और कुछ भी आवाज नहीं आई। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर समझ पाया कि हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप की वो बात कर रहे हैं। बंगाल में खास तौर पर अगर मैं बात करूं, चाहे नेताओं का टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना रहा हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीएमसी की तरफ जाना रहा हो, वो लगातार लगा रहा है। इस बात को एक्सेप्ट करने में कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आप जब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई आए तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग कह देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब वो उधर चला जाए तो वो आपको हॉर्स ट्रेडिंग नजर नहीं आती है। ये तो वही स्टैंड हो गया कि जो है कांग्रेस के एमएलए एमपीज अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं तो वो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है। लेकिन राजस्थान में जब बसपा के 7 एमएलए को आप ले आते हो, उत्तराखंड में जब आप 3 को ले आते हो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में जब आप 4 लोगों को ले आते हो, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती। मैं एक चीज मानता हूं कि इस समय जो स्थितियां हैं, जरूर कई बार क्या होता है कि नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, उसको आप हॉर्स ट्रेडिंग का नाम देना चाहते हैं, नाम देते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और चीज कही गई कि हम तो जो है ऊपर से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं कल ही एमएलसी के, जिसमें हमारे 10 कैंडिडेट खड़े थे, 10 में से 9 जीते। उधर अगर हम बात करें इंडिया अलायंस वालों के, उनके 5 थे, शायद उसमें 5 में से भी उनके 5 नहीं जीत पाए, वो 4 जीते। उसका रीजन है क्रॉस वोटिंग उधर वहां पर हुई, उन लोगों ने अपने लोगों को रिजॉर्ट्स तक में जाकर रुकाया, लेकिन वो नहीं माने उनकी बात। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया या एनडीए के लिए वोट किया। अब रोक लीजिए, किसको रोकोगे, क्या करें? ठीक है, देश है, लोकतंत्र है, चुनाव जीतने का एक तरीका है, चुनाव जीतने की एक कला है, उसके लिए मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, और देखिए देश है, लोकतंत्र है, और ये हमें आज नजर भी आ रहा है। आज जो रुझान और नतीजे निकल कर आ रहे हैं 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव के, इसमें अभी तो जो इंडिया अलायंस है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए के खिलाफ। आकाश यादव हमारे साथ है कांग्रेस से। आकाश यादव जी, अगर अभी तक के जो हालात है, स्थितियां हैं, उसको देखें आज के नतीजों में जो नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तमाम ऐसे राज्य, झारखंड है, जहां पर विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो नतीजे आएंगे आज के, जो संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई उम्मीदें इंडिया अलायंस के और उसके सहयोगी दलों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्या? करुणा जी, मैं आपके माध्यम से देश के सामने एक सच्चाई रखना चाहता हूं। अगर हम 2014 से मोदी सरकार जब से बनी है, तब से जब उपचुनाव के नतीजे आए हैं, मैक्सिमम भाजपा हारी है। आप देखिए नतीजा निकाल, देखिए ये उपचुनाव के वक्त मुद्दों के चुनाव होते हैं, और जब जनरल इलेक्शन होते हैं, मोदी जी की खास करके इलेक्शन होती है, उस वक्त प्रशासन का दुरुपयोग, उस वक्त हर वो इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होता है। उस वक्त हिंदू मुस्लिम के ऊपर पूरा चुनावी मुद्दा लिया जाता है, बेसिक मुद्दों से हटा के भाजपा ये लड़ती है। अभी मेरे मित्र शिवम त्यागी जी महाराष्ट्र के हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे थे, एमएलसी के चुनाव, मैं कल वहीं था, तो मेरा होम स्टेट, तो वहां पे कल हमारे 6 विधायकों को किस तरीके से करोड़ों रुपए का निधि 25 करोड़ रुपए दिया गया। हमने एक पैटर्न बनाया था, उसमें अभी ये बातें हुई है। तो ये किस तरीके, यानी आप पैसे का आरोप लगा रहे हैं? शिवम जी, आप किस तरह की लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? और ठीक है, आपने सवाल पूछा है, शिवम जी के पास चलेंगे जवाब के लिए, लेकिन सर एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है एमपी से, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अमरवाड़ा से कांग्रेस की बढ़त में इजाफा हो गया है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस आगे चल रही है और 3793 वोटों से आगे है कांग्रेस के प्रत्याशी धीरन शाह। आप आगे चल रहे हैं और ये सबसे बड़ा अपडेट है इस वक्त। शुभम और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी शुभम। देखिए, टोटल 20 राउंड होने हैं, 10 राउंड हो चुके हैं और उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ऐसे में आप देख लीजिए कि मुकाबला कितना कड़ा है, क्योंकि शुरुआत के जो 4-5 राउंड हुए थे उसमें बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि लीड अब
बीजेपी के प्रत्याशी के पास है। जो कमलेश शाह थे वो लगातार 3 बार से कांग्रेस से विधायक रहे थे, अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मगर अब आप देखिए कि कांटे की टक्कर का मुकाबला हो गया और ऐसा लग रहा है कि अब ये मुकाबला 20वें राउंड तक जाएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी को भी किसी बूथ से बढ़त मिले। कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और वाकई में अगर ये चुनाव कांग्रेस जीतती है तो ये संजीवनी होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि सबसे पहले 2023 का विधानसभा चुनाव जिसमें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, और उसके बाद लोकसभा चुनाव जिसमें 29 में से 29 सीटें लोकसभा सीटें कांग्रेस हार गई। तो ऐसे में ये एक सीट अगर कांग्रेस को मिलती है तो ये एक बूस्टअप होगा कांग्रेस के लिए, और खास तौर पर जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके लिए। बिल्कुल, जीतू पटवारी के लिए एक बूस्टअप होगा और संजीवनी के तौर पर काम करेगा। रामकृपाल जी, सवाल यही है, इससे पहले यही बात मैंने की थी जब शुभम से सवाल किया था कि देखिए छिंदवाड़ा की बात करें तो एकमात्र सीट थी जिसको रिटेन किया गया था कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में, लेकिन वो भी हार गई, बीजेपी ने हरा दिया था। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि मोराल बूस्टअप की जरूरत थी। क्या अगर यहां पर जीतती है तो क्या असर आपको लगता पड़ता हुआ नजर आएगा, खासतौर पर एमपी कांग्रेस के ऊपर? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि सबको यह बात पता है कि छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा एक कमलनाथ का बहुत बड़ा इलाका रहा है और हमेशा से। तो अगर छिंदवाड़ा से कांग्रेस जीत जाती है बाई इलेक्शन में विधानसभा के लिए, बिल्कुल, तो इसमें इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तब था जब कमलनाथ हार गए थे छिंदवाड़ा, यानी बीजेपी से। तो मेरा ये कहना है कि एक और बात मैं कहूंगा, अभी टीएमसी के जो राजनीति में नैतिकता की बात होती है, देखिए टीएमसी के बारे में बताऊं कि बंगाल में कांग्रेस का एक विधायक उपचुनाव में जीता, उसको भी टीएमसी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जबकि कांग्रेस और टीएमसी दोनों इंडिया अलायंस में हैं। तो आप अपने ही साथियों के विधायक को भी नहीं बख्शते हैं तो और दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। मेरा केवल ये कहना है कि देखिए ये हर पार्टी करती है, जो पार्टी जैसा होता है, नैतिकता की बात मत कीजिए। जिसको जहां ताकत मिलती है, साम दाम दंड भेद हर तरह से जीतने की कोशिश की जाती है। ये मत कहिए कि उपचुनाव नैतिकता से होते हैं, आम चुनाव धांधली से होते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल सर, तेजी से अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश का अपडेट जल्दी से बता दें। हिमाचल के हमीरपुर के रुझानों में तेजी से बदलाव हो रहा है। हमीरपुर से फिर बीजेपी आगे हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से फिर बीजेपी आगे हो गई। और वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की दोनों सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला इस वक्त आगे है और मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन इस वक्त आगे है। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहां की दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे। बद्रीनाथ सीट से भी कांग्रेस के लखपत बुटोला आगे है और मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन इस वक्त आगे है। और देखिए हमारे साथ शिवम भी जुड़े हुए। शिवम, क्या कहेंगे? हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ यहां पर जो रुझान है और जो हालात है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर की बात करें तो यहां के रुझान में बदलाव देखने को मिले, लेकिन उत्तराखंड की बात करें यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार ही आगे हैं। क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि सोचने का विषय है यह बीजेपी के लिए? अब नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि अभी थोड़ा हमें समय इंतजार करना चाहिए और कहीं कोई विषय है ही नहीं। उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें और खास तौर पर हिमाचल की भी अगर हम बात करें तो आपने वहां पर हमारा जो है लोकसभा का प्रदर्शन देखा है, तो स्थितियां बहुत साफ हैं। उसी तरीके से स्थितियां उपचुनाव में भी रहने वाली है। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है, उसके बाद आप देखेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत खुशी विपक्ष के खेमे में भी जानी चाहिए। कम से कम कुछ घंटों ही सही, कम से कम खुश तो इस बात से रहेंगे कि हम जीत पाए, वरना उत्तराखंड में और हिमाचल में उनका क्या हाल हुआ पिछली बार भी। हाँ, सरकार रिटेन करने में वो जरूर सक्सेसफुल रहे उपचुनाव की अगर मैं बात करूं, लेकिन इसके अलावा अगर हम तमाम स्थितियों की बात करें तो वहां पर सरकार जो है लेकिन शिवम, आपको नहीं लगता ये बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है कि अगर आप नहीं जीत रहे हैं तो आप कह दें कि लोकसभा विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, फिर अगर आप जीत रहे हैं तो फिर लोकसभा का प्रभाव विधानसभा पर पड़ता है। ये नैरेटिव चेंज कर देना अपने हिसाब से आपको नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ही नहीं ऐसा कि मुद्दे अलग हैं या चीजें अलग हैं या उसका फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं
कि लोकसभा के चुनाव के बाद अगर किसी उपचुनाव में कोई भी पार्टी जीतती है तो आप ये कहें कि नेता या पार्टी जो लोकसभा जीती है ये उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रहार है, नहीं, वैसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, मैं दोनों उदाहरण आपको दे रहा हूं। 2024 से पहले हम 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्य हारे थे और 2024 में वही तीनों राज्य बावजूद हम उसके जीत गए। लोकसभा का रिजल्ट 24 में भी वही रहा, 19 में भी वही रहा। विषय बहुत साफ है और वो तो फिर भी राज्य के चुनाव थे, ये तो उपचुनाव है। तो बहुत चीजें जो क्लैरिटी है वो इस बात से मिलती है कि आने वाले समय में पहली बात तो ये कि 19 में आपको बहुमत आया था, 24 में बहुमत नहीं आया, एनडीए को मिलाकर बहुमत आया। बिल्कुल आया, लेकिन जाहिर है कि अगर सारे इकट्ठे होकर भी लड़े तो बावजूद उसके सारे इकट्ठे होकर भी हमारे बराबर सीट नहीं ला पाए। और ये भी एक रियलिटी है कि इस देश में तीसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री बने हैं और वो भी अपनी सरकार 240 सीटें लाने के बाद, तो वो इस देश में 64 साल बाद हुआ है, जो कि इससे पहले एक बार सिर्फ नेहरू जी के समय में हुआ है। तो अगर ये सब हुआ है तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि अभी 1 घंटा हमें और इंतजार करना चाहिए, और दूसरा ये भी कि जिस तरह की बात कही जा रही है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी जी का, मोदी जी का वो जादू खत्म, मैं मानता हूं कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, अभी भी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहे हैं। 1 घंटे इंतजार की बात आप करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रम देखना होगा 1 घंटे में क्या बदलाव होता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बिहार की अगर हम बात करें, जहां की रुपौली सीट पर जो उपचुनाव हुआ, यहां पर जो जेडीयू है वो इस वक्त आगे नजर आ रही है। और देखिए हमारे साथ आकाश यादव भी हैं। आकाश यादव जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए अगर हम देखें कांग्रेस की तो उत्तराखंड में भी दोनों जो सीटें वहां पर आ गए, धामी सरकार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन आपने सुना बीजेपी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभी उन्हें और लग रहा है कि इंतजार करिए और नतीजों में बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए वो सत्ता के इसके अंदर चूर-चूर हो रहे हैं, उनको सच्चाई दिखाई नहीं देती। हम कांग्रेस, ये तो इंडिया अलायंस तो पूरे सीटें जीतने ही जा रहे हैं, लेकिन इनका जो एरोगेंस है ये जनता देख रही है। और आने वाले जो भी चुनाव होंगे, बीजेपी और मोदी जी को एक करारा झटका देश की जनता देने जा रही है आने वाली। और देश की जनता आज जो महंगाई से, बेरोजगारी से त्राई हो रही है, आज मेरे मित्र शिवम जी ये सच्चाई देखना नहीं चाहते। सिर्फ उनको एक सत्ता का घमंड है और उसी का नतीजा है कि आज इंडिया अलायंस उपचुनाव में बड़े पैमाने पर जीतने जा रही है। ठीक है, स्वयं जी आप भी ये मान रहे हैं जैसा कि शिवम जी तो ये कह रहे हैं कि मोदी मैजिक खत्म नहीं हुआ है, कोई क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं है, आप क्या मानते हैं? शिवम जी को कहना उनकी मजबूरी है कि मोदी मैजिक, उनको भी पता है कि मोदी मैजिक जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में खत्म हो चुका है। ये जो चुनाव हुए, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सरकार, ये सब बहुत सी बातें रहती है। मैं मानता हूं कि इसका केंद्र सरकार के साथ में जोड़ना ठीक नहीं है, मगर आप देखिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने के बाद भी वहां की जनता इनके विपक्ष में वोट कर रही है। तो ये सोचनीय है इनके लिए कि भारतीय जनता पार्टी में कहां कमी है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो सीटें जीती हुई थी, आज 4 में से वो सीटें हार रही है, तो क्यों आ रही है वो सीट? ये भी सोचना है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरह के डर का माहौल देश में बनाया गया, एक नफरत का माहौल बनाया गया, तो देश की जनता को चाहिए बेरोजगार, देश की जनता को चाहिए महंगाई से निजात। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में है या जहां राज्यों में है, जहां राज्यों में सरकारें इनकी नहीं है, वहां पे ये फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहां पे जैसे पश्चिम बंगाल में क्या किया, मनरेगा तक का पैसा इन्होंने रोक दिया, मनरेगा का पैसा नहीं देते पश्चिम बंगाल के साथ, चौपेरा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ की जनता जानती है, ठीक है, दीदी की गारंटी चलती है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर जनता ने दीदी ने लक्ष्मी बंगाल दिया है, कन्याश्री दिया, इतने प्रकल्प दिए हैं, इतना दिया है दीदी ने, तो उसकी वजह से दीदी की गारंटी अब दीदी घूम रही है और इंडिया गठबंधन का। चलिए ठीक है, और बंगाल में अभी फिलहाल जो 4 सीटें वहां पर टीएमसी आगे भी चल रही है, जो जानकारी सामने आ रही है। स्वयं जी इस बीच रामकृपाल सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, आपका एक आखिरी एनालिसिस में चाहता हूं। देखिए जो बात यहां पर सामने आ रही है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की भी सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसके बावजूद वहां पर जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। तो आपका एनालिसिस क्या बोल रहा है? अगर ये चीजें नतीजे में तब्दील हो जाती है तो ऐसा क्या है जो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है? देखिए निश्चित रूप से ये जो लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए थे वो भी बीजेपी के लिए चिंता की बात थे। और जो ये चुनाव के नतीजे जो अभी मेरा एक कहना जो संकेत रुझान मिल रही है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को देखना चाहिए कि क्यों
एक नीचे से एक बदलाव आ रहा है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि उपचुनाव से कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, लेकिन चूंकि अभी अभी इसके तुरंत बाद 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव बिल्कुल होने जा रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट है, झारखंड है और उसके महाराष्ट्र है सर, हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड महाराष्ट्र में भी। तो ये निश्चित रूप से है। लेकिन ये कह देना, जैसा अभी कह रहे थे हमारे मित्र की महंगाई, बेरोजगारी, अरे इन्हीं मुद्दों पर तो लड़ करके अभी अभी फैसला हुआ है। और आपने कहा कि मोदी मैजिक नहीं है, मैंने मान लिया। तो मोदी बिना मैजिक के भी अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये तो बड़ा गंभीर है मामला है विपक्ष को सोचने के लिए। साथ रामकृपाल सर, रोक रही हूं आपको, वक्त इतना ही था, लेकिन बड़ी बात आपने कही, एक बड़ा एनालिसिस आपने रखा और ये विश्लेषण बहुत कुछ कहता है कि किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। अगर हार होती है तो फिर निचले स्तर से, ग्राउंड जीरो से कैसे शुरुआत होगी दोबारा अपने आप को खड़ा करने की और जीतने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का।